एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड मैथ साइंस। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट नगीन पब्लिकेशन या नूतन पब्लिकेशन डॉक्टर कुमार मित्तल जी के द्वारा लिखी गई जो बुक है उसके मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लियरिफिकेशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th के लास्ट वीडियो में हमने आपको थर्ड लेसन जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब धातु और अधातु, इनके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन का हमने क्लियरिफिकेशन कर दिया था। और इस समय हम लोग MCQ चल रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इनका क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे की ओर सॉल्यूशन को लेकर के चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह फिर वही बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि चैनल में जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, हमारा हौसला उतना ही ज्यादा बुलंद रहेगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो और अपने दोस्तों को आप हमारे चैनल के बारे में जरूर से जरूर बताएंगे। समय न बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे लेसन 3 और चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2012 में एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो कांसे की प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियां, ये किस चीज की बनी होती हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कॉपर या जिंक की बनी होती हैं, कॉपर या निकल की बनी होती है, कॉपर या टिन की बनी होती है, या फिर कॉपर और आयरन की बनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 6 भी कांसे के बारे में ही था और उसमें हमसे ये पूछा गया था कि मिश्र धातु कांसा किन धातुओं का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 88% कॉपर और 12% टिन मतलब 88% कॉपर और 12% टिन मिलकर के कांसा बनाता है। और कांसा एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु की परिभाषा भी मैंने आपको क्लियर कराई थी कि जब दो धातुएं आपस में सहयोग करती हैं तो मिश्र धातु का निर्माण होता है, या फिर एक धातु के साथ मिलकर के संयोग करे तो मिश्र धातु का निर्माण होगा। तो अभी हम फिर वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है कि जो कांसे की मूर्तियां होती हैं, ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो कांसे की प्रतिमाएं होती हैं वो किन चीजों की बनी होती हैं। तो लास्ट में अभी हमने जो आपको चीजें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सही उत्तर अपने आप पता चल गया होगा कि जो मिश्र धातु होती है कांसा, ये कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो विकल्प बी है वो पूरी तरीके से सही है। ध्यान रखिएगा, कॉपर का प्रतीक होता है Cu और टिन का प्रतीक होता है Sn। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आप कवर करेंगे। अब हम यहां पर थोड़ी चीजें और भी देखेंगे। यहां पर आपसे कह रहा है जैसे कि कॉपर और जिंक, ए नंबर पे कह रहा है कि कॉपर और जिंक क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये भी एक तरीके की मिश्र धातु का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे 80% कॉपर और 20% जिंक मिला दी जाए तो कौन सी मिश्र धातु बनेगी, ये बनेगी पीतल। और पीतल किन कामों में आती है, पीतल जो है वो बर्तन बनाने में, बिजली के तार बनाने में, और इसके बाद मशीनों में काम आती है, और फिर कारतूसों के निर्माण में काम आती है। अब हम अगर देख रहे हैं कॉपर और निकिल, अगर हम कॉपर और निकिल के बारे में देखना चाहें तो आपको पता है कि जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं उनमें कोई भी ऐसी मिश्र धातु नहीं होती जो केवल कॉपर और निकिल के कॉम्बिनेशन से बन जाए। वहां पर एक और कॉम्बिनेशन जरूरी होता है, कॉपर जिंक और निकिल। अगर 60% कॉपर और 20% जिंक और 20% निकिल ये आपस में मिला दिया जाए तो जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। तो एक मिश्र धातु यहां पर और है जर्मन सिल्वर, जहां पर कॉपर जिंक और निकिल मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे किसका, कॉपर और आयरन का। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर और आयरन के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से किसी मिश्र धातु का निर्माण नहीं होता। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में जो अन्य विकल्प थे उनके बारे में भी हमने अपना क्लियरिफिकेशन करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन 2013 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि अमलगम क्या होता है। ध्यान रखिएगा, अमलगम को अंग्रेजी में भी अमलगम कहते हैं। ये कह रहे हैं कि उपधातु होता है या मिश्र धातु होता है या फिर यौगिक होता है या फिर विषमांगी मिश्रण होता है।
मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि यदि आपने अमलगम की परिभाषा को पढ़ा हुआ है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बड़ी आसानी पे दे देंगे। ठीक है, तो अमलगम की परिभाषा मैं आपके सामने रिवाइज करता हूं कि जब कोई मेटल पारद या मरकरी, देखिए पारद और मरकरी एक ही चीज है, जब कोई मेटल पारद या मरकरी के साथ समांगी मिश्रण बनाता है तो इस प्रकार बनी हुई मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। अब यहां पर परिभाषा से ही क्लियर है कि इन्होंने एक शब्द कहा है मिश्र धातु। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर क्या है कि जो अमलगम होता है वो मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। और यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि सोना, चांदी, जिंक, सोडियम, पोटेशियम आदि धातुएं मरकरी में घुल जाती हैं, जबकि लोहा मरकरी में नहीं घुलता। ये याद रखेंगे कि कौन सी ऐसी धातु है, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी धातु है जो पारद या मरकरी में नहीं घुलती है। तो आपका सही जवाब आएगा लोहा एक ऐसी धातु है जो पारद या मरकरी में नहीं घुलती है। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 के क्लियरिफिकेशन को एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को जमा कर सकती है। कॉपर को जमा करने का मतलब है कि कॉपर को पृथक कर सकती है। कॉपर सल्फेट CuSO4 से कॉपर को पृथक कर सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन भले ही आपके लिए नया हो, लेकिन इससे रिलेटेड चीजों को हम और हमारी टीम आपको पहले ही बता चुकी है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती है उसकी सक्रियता अपने नीचे रखी हुई धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। अब हम लोग इनके विकल्प को एक एक करके देखेंगे। पहला विकल्प है मरकरी, दूसरा विकल्प है आयरन, तीसरा विकल्प है हमारा गोल्ड और चौथा विकल्प है प्लेटिनम। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक एक क्वेश्चन में कई कई अपॉर्चुनिटी को निकालने की कोशिश करेंगे। मरकरी का प्रतीक होता है Hg, जिसको हम पारा भी कहते हैं या हम पारद भी बोलते हैं। आयरन का प्रतीक होता है Fe, गोल्ड का प्रतीक होता है Au और प्लेटिनम का प्रतीक होता है Pt। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि कौन सी धातु जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देगी, पृथक कर देगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी स्क्रीन पर विद्युत रासायनिक श्रेणी देख रहे हैं। इस समय आप यहां पर देख रहे हैं कि मरकरी मतलब पारा Hg और गोल्ड Au ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर के नीचे है, अर्थात इनकी क्रियाशीलता कॉपर की अपेक्षा कम है। यही कारण है कि ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। और आपको इस रासायनिक श्रेणी में यह भी नजर आ रहा है कि प्लेटिनम यहां पर नहीं दिया गया है और आयरन यहां पर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि आयरन कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब है कि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। यही कारण है कि आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को पृथक कर देता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा धातु क्या होती है। Zn मुद्रा धातु है, मतलब जिंक मुद्रा धातु है, Ag सिल्वर मुद्रा धातु है, या Mg मैग्नीशियम मुद्रा धातु है, या Na सोडियम मुद्रा धातु है। तो भाई मैं मुद्रा धातु के बारे में आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सीधी सी एक घरेलू परिभाषा आप अपने दिमाग में बना करके रख लीजिए कि वे धातुएं जो आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं मुद्रा धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, और ये आवर्त सारणी में फर्स्ट बी वर्ग में रखी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में मुद्रा धातुएं फर्स्ट बी वर्ग में रखी जाती हैं। अब कौन कौन सी धातुएं जो आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, आपको एक नंबर में पता चल गया कॉपर, दूसरे नंबर में पता चल गया सोना जिसका प्रतीक होता है Au, और तीसरे नंबर में पता चला चांदी जिसका प्रतीक होता है Ag। अब यहां पर हमको Au मतलब सोना और कॉपर तो दिख नहीं रहा है, हमें क्या दिख रहा है, Ag। तो मुद्रा धातु इस क्वेश्चन के लिए कौन सी रहेगी, वो बी नंबर रहेगी, Ag। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। जो मुद्रा धातु है वो है सिल्वर, Ag। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 2011 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हो कौन सी रहेगी।
कॉपर है या सिल्वर है या एल्युमिनियम है या प्लेटिनम है। तो मैं आपसे केवल कहना चाहूंगा कि भाई ये तो मैं बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और आप इसको देखते ही जान चुके हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो वायु के संपर्क में आने पर तुरंत ही यह सरलता पूर्वक ऑक्सीकृत होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे बता रहा है कि सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, कॉपर Cu और गोल्ड Au की सक्रियता का घटता हुआ क्रम क्या होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सक्रियता का घटता हुआ क्रम का मतलब है सबसे पहले आपको वो धातु लिखनी है जिसकी विद्युत सक्रियता सबसे ज्यादा होती है, फिर इसके बाद उनको क्रमशः घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके रखना है। तो सवाल को देखते ही आप जान गए हैं कि ये क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड है। यदि हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों या धातुओं का क्रम मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर रखी होती है उसकी सक्रियता अपने नीचे रखी हुई धातुओं की सक्रियता से अधिक होती है। जैसे जैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आते जाते हैं उनकी सक्रियता घटती जाती है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप उसे गौर से देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर विद्युत रासायनिक श्रेणी को देख रहे हैं और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है सोडियम, इसके बाद हमें मैग्नीशियम दिख रहा है, फिर हमें कॉपर दिख रहा है और फिर हमें गोल्ड Au दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में तत्वों का सीक्वेंस है वही उनकी सक्रियता का घटता हुआ क्रम भी है। हम कह सकते हैं कि अगर इन तत्वों सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और गोल्ड को सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा जाए तो सबसे अधिक सक्रिय धातु होगी सोडियम, इसके बाद उससे कम सक्रिय धातु है मैग्नीशियम, उससे कम सक्रिय धातु है कॉपर और सबसे कम सक्रिय धातु है गोल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प ए पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3 में जब तांबे की छीलन डालते हैं तो विलयन का रंग नीला हो जाता है, इसका कारण क्या होता है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहे हैं कि सिल्वर आयन की उपस्थिति या फिर सिल्वर की उपस्थिति या कॉपर आयन की उपस्थिति या नाइट्रेट आयन की उपस्थिति। तो देखिए भाई, हम आपको केवल इतना ही बताना चाहेंगे कि एक बार फिर ये क्वेश्चन विद्युत रासायनिक श्रेणी से या वैद्युत रासायनिक श्रेणी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर है। यही कारण है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छीलन डाली जाती है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को पृथक कर देती है और सिल्वर का स्थान कौन ले लेता है, सिल्वर का स्थान हमारा ले लेता है कॉपर। अब चूंकि कॉपर आयन का रंग कैसा होता है, नीला, इसीलिए जब कॉपर नाइट्रेट बनता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प सी पूरी तरीके से सही है कि कॉपर नाइट्रेट विलयन का नीला रंग कॉपर आयन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि यसद लेपन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है। कॉपर है Cu या पारा है Hg या मैग्नीशियम है Me या जिंक है Zn। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यसद लेपन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जिंक कोटिंग। ठीक, जिंक कोटिंग, एक बार फिर से सुन लीजिए, जिंक कोटिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोहे की सतह पर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है तो ये क्रिया यसद लेपन कहलाती है या जिंक कोटिंग कहलाती है और इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। फिर से सुनेंगे, इसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि जब लोहे के ऊपर
जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है तो ये क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तो अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पर दो धातुएं आई हैं, एक आई है आपकी जिंक और एक आई है लोहा। अब आप विकल्प पे देखेंगे तो आपको विकल्प में पता चल रहा है कि आपको दिया गया है कॉपर, पारा, मैग्नीशियम और जिंक। तो आपके लिए यहाँ पर लोहा तो दिया नहीं गया है, तो अब जो बची हुई दूसरी धातु है उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि यसद लेपन यानी कि जिंक कोटिंग के लिए हम लोग कौन सी धातु प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। हमें उम्मीद है कि आपको आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चनों का जो एमसीक्यू सीरीज है क्लियरिफिकेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने साथी, टीचर्स, दोस्तों को भी बताएं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। और भी एक चीज कहना चाहेंगे, यदि हमारे बताए हुए किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उस क्वेश्चन नंबर के साथ हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द उस पर अपना पक्ष रखेगी या फिर गलत होने की स्थिति में उस पर जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप तक पूरा प्योर और अच्छा से अच्छा मटेरियल पहुंचाएं ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे और आपको कोई असुविधा न रहे। बस इसी चीज के साथ फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका दोस्त इमरान खान। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपका अपना चैनल यूपी बोर्ड मैथ साइंस। धन्यवाद।